नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि भैया हमें प्रैक्टिस सेट कराओ, आप हमें प्रैक्टिस सेट कराओ, तो मैंने डिसाइड किया है कि हम प्रैक्टिस सेट अल्टरनेटिव डे करेंगे, यानी क्योंकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होना जरूरी है और साथ में प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक दिन तो प्रैक्टिस किया करेंगे और एक दिन अपना सिलेबस का कंटेंट पढ़ा करेंगे। जैसे अभी हमारा एचसीएफ और एलसीएम चल रहा है, तो कल हमने एचसीएफ और एलसीएम की एक क्लास की थी, दो दूसरी क्लास की थी, सॉरी दूसरी थी ना, हाँ दूसरी थी। और आज जो है हमारी प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास है। तो कल जो हमारी क्लास होगी, कल वो हमारी एचसीएफ एलसीएम की थर्ड क्लास हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम अल्टरनेटिव डे अपनी एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन क्या, एक दिन अपना सिलेबस का काम कंप्लीट करते रहेंगे। क्योंकि अभी कोई एग्जाम की डेट नहीं है, हमें ये भी अपना कंप्लीट करना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साथ ही हमें प्रैक्टिस भी शुरू करनी है, तो हमने आज से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। मैं लगभग लगभग आपको इसमें, देखो डिसाइड तो मैंने किया है कि लगभग मैं आपको इसमें 30 से 35 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 30 से 35 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट मैथ का रिवीजन, कंप्लीट मैथ की प्रैक्टिस और कंप्लीट मैथ के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे बात कर लूंगा। और साथ ही अगर देखो डेट लंबी खिंच गई, मतलब अगर एग्जाम और बाद में हुआ, तो हम इन प्रैक्टिस सेट को बढ़ा सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट को धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं, आराम से हम इसको, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता तब तक हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात यह है कि आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इसमें आज की क्लास में मैं लगभग लगभग क्या, पूरे पूरे 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज की क्लास में मैं 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और ये क्वेश्चन मेरे अभी तो अर्थमेटिक पे बेस्ड है, जो मेरा अर्थमेटिक है उस पे बेस्ड है। ठीक है। कितने प्रैक्टिस करने में से 30 से 35 तक, 35 प्रैक्टिस सेट करने हैं। ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक 5 मिनट शो भी लेके आ रहा हूँ। उस 5 मिनट शो में क्या करना है हमें, धीरे धीरे हमें उसमें जो हमारे मेन मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हुए, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी परसेंट जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमने तो एडवांस से शुरू किया। तो धीरे धीरे जो परसेंटेज के हमारे जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हुए उन सबको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 25 तारीख या 20 तारीख के बाद से हम वो 16 चलाएंगे। साथ में हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, साथ में आपकी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो आएगी। आप उस 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में क्या करना, अपना देख लेना वीडियो, और वहां से आपकी जो आपका जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर टाइप है, वो मैं अब कवर कराने की कोशिश करूंगा। बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इस प्रैक्टिस सेट में, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूं और वो सारे के सारे क्वेश्चन अभी हमारे अर्थमेटिक बेस्ड है। आप मुझे कमेंट करके बताना है, पहली बात तो ये बतानी है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। दूसरी बात ये बतानी है कि आप चाहते हो कि जितने प्रैक्टिस, जितने मैंने चैप्टर करा दिए उन सबके क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो कल के प्रैक्टिस सेट में हम लगभग लगभग 40 से 35 से 40 क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे। और जो आगे के हमारे जो चैप्टर हैं, जो आगे के हमारे एडवांस वाले चैप्टर हैं, उनको भी ऐड कर लेंगे। तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, दूसरी बात वीडियो को कमेंट करके अपना स्कोर बताना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। तीसरी बात यह है कि अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट का आगाज करते हुए, और हम जाते हैं नंबर, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। देखो, हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 250 का कितने प्रतिशत 700 है। तो जिसके बारे में बताना है उसको तो लिख लेंगे ऊपर, और जिसके बारे से बताना है, यानी कि जिससे कंपैरिजन करके बताना है, उसको नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो बताओ, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट
कट जाएगा और 4 सत्ते 28 यानी कि 280% हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलेंगे, इसी अप्रोच से हम चलेंगे, क्योंकि हम सब कुछ सीख चुके हैं पहले। मैंने आपको पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया है, आपने सब कुछ सीख लिया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। यदि बाई एक्स से 20% अधिक है, देखो बाई है और एक एक्स है, ये बाई एक्स से 20% अधिक है, यानी मैं कह सकता हूं ये बाई अगर मेरा 5 है तो ये मेरा सॉरी एक्स अगर मेरा 5 है तो बाई मेरा 6 हो जाएगा। ये पूछ रहा है तो एक्स बाई से कितने प्रतिशत कम है, मुझे बताओ बाई से एक्स कितना कम है। आप बोलोगे बाई से एक्स भैया एक कम है, किससे कम है, बाई से कम है, यानी कि बाई के नीचे, बाई को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100%। आपको पता है कि 1/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो परसेंटेज में 16 से ही 2/3 होती है, या उसको कह सकते हैं हम 16.67%। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, एक गांव की एक गांव की कुल आबादी एक्स है, ठीक है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। गांव में निरक्षित पुरुषों की संख्या के आधी है, जो कि 4000 है। एक्स का मान क्या होगा यदि गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 6000 है। मान लीजिए गांव में केवल साक्षर और निरक्षर ही क्या है, लोग हैं। आप मुझे बताओ गांव में कितने लोग हो सकते हैं। गांव में या तो महिलाएं हो सकती है, या हो सकते हैं भैया, या तो मेल हो सकते हैं, या हो सकते हैं फीमेल। बात इतनी क्लियर हो गई आपको। इसने बताया है कि 40% महिलाएं हैं, तो 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, यानी मैं कह सकता हूँ दो अगर महिलाएं हैं तो 5 उसमें क्या है, ये टोटल संख्या है। ये टोटल संख्या है, दो महिलाएं हैं तो 3 क्या होंगे, पुरुष होंगे। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर गांव में महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों की संख्या की आधी है, तो मुझे बताओ पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है, 40,000 दे रखी है। अगर पुरुषों की संख्या 40,000 दे रखी है, निरक्षर पुरुषों की संख्या, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, महिलाओं की निरक्षर संख्या, यानी कि 2000 हो जाएगी। बात बिल्कुल समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूं कि टोटल महिलाएं कितनी है, तो टोटल महिलाएं देखो, साक्षर महिलाएं कितनी है, 600 है, और निरक्षर महिलाएं कितनी है, 2000 है, यानी कि 8000 महिलाएं क्या होंगी, 8000 मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगी किसकी, महिलाओं की, यानी कि ये हो जाएंगी फीमेल। बात इतनी समझ में आ रही कि दोस्तों नहीं, ये हो जाएगी मेरी फीमेल, यानी फीमेल कितनी हो जाएगी, 8, और फीमेल हमारे हिसाब से कितनी है, 2 यूनिट। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों 2 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, वो 2 यूनिट की वैल्यू 8000 हो जाएगी। अब अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8000 हो जाएगी तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। दो से ही कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा। तो यानी कुल संख्या जो होगी गांव की वो कितनी होगी, एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बी, सी ऑप्शन, यानी कि 2000। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। बहुत आसान प्रश्न था। 40% महिलाएं थी, 40% हमने महिलाएं लिख दी, 2/5। 5 क्या था टोटल हमारा, पुरुष और महिलाएं थी, उसमें से आधी जो थी निरक्षर थी, किसके, पुरुषों की। पुरुषों के निरक्षर की संख्या कितनी दे रखी थी, 4000। तो महिलाओं की निरक्षर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। अब जो महिलाएं या तो निरक्षर होंगी या साक्षर होंगी, तो साक्षर महिलाएं कितनी दे रखी थी, 6000, और निरक्षर और साक्षर महिलाओं को ऐड करने के बाद मेरा 8000 आ रहा है। 8000 का मतलब हो जाएगा टोटल महिलाएं 8000 हो जाएंगी। तो टोटल महिलाएं अगर 8000 हो जाएंगी तो टोटल महिलाएं हमारे हिसाब से 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8000 हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 20,000 होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, केवल शिवा और राजू ही महाविश्वविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए हैं। शिखा शिखा नहीं है ये दोस्तों, ये शिवा है। शिवा को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध थे। यदि कुल 7500 मत पड़े हैं तो राजू को कितने वैध मत पड़े हैं, ये इसकी बात करनी है। तो देखो प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या है देखो, 7500 मत पड़े हैं, यानी कि कुल मत कितने पड़े हैं, 7500, उसमें से 20% क्या है, उसमें से 20% तो अवैध है,
यानी कि 80% वैध होंगे। अब 80% में से भी आप मुझे बताओ दोस्तों 55% किसको मिले होंगे? 55% जो शिवा को मिले होंगे, तो राजू को जो कितने मिले होंगे? राजू को उसका 45% मिले होंगे, यानी कि इसका 45% हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे दोस्तों। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 5 से कट जाएगा दोस्तों 9 बार। 9 चौक 36 होते हैं, 36 की मल्टीप्लाई 75 से कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हम निकालेंगे क्या आ जाएगा? देखो, जब मैं 36 की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ? 75 से करता हूँ, तो क्या आता है? 36 पंजे होते हैं 180, 180 का जीरो आ जाएगा और आंसर देखो, कुछ नहीं करना होता है। मुझे बताओ, ये जो मेरा आंसर दिया हुआ है दोस्तों, ये आंसर अभी हमें निकालना नहीं है। क्या है? इसमें 9 मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि 75 गुणा 9 गुणा 4 लिख सकता हूँ। यानी जो भी आंसर होगा मेरा वो 9 का मल्टीपल होगा। अब इसमें देखो, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, केवल एक ही आंसर है जो 9 का मल्टीपल है, वो है 2700। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 2700। आगे की अगर मैं बात करता हूँ, आगे की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो क्या बात है? वो है, अगला प्रश्न है हमारा, राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2 ढाई लाख रुपए में उस जमीन को बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताना। बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, 2017 में आया हुआ है। मैंने सारे के सारे प्रश्न दोस्तों वे रखे हैं जो प्रश्न हमारे आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। आप कहोगे तो मैं जो एसएससी के एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी ऐड कर लूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो तो मैं उनको भी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में ऐड कर लूंगा, और नहीं चाहते हो तो हम यूपीएसआई के ही ऐड करते जाएंगे। बहरहाल मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हैं जो एसएससी एग्जाम की भी, दिल्ली पुलिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि और अदर जो एग्जाम्स है उनके क्वेश्चंस भी ऐड कर लें। ठीक है दोस्तों, आप वैसे कमेंट करके बता सकते हैं। राम ने 2 लाख रुपए में जमीन खरीदी, 2.5 लाख रुपए में बेच दी। मुझे बताओ उसको फायदा कितना हुआ? सीधी सीधी बात है भैया, 50,000 का फायदा हुआ। जमीन कितनी थी? 2 लाख की जमीन थी। 2 लाख की क्या थी? जमीन थी। 50,000 का फायदा हो गया। मुझे बताओ आंसर क्या आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा 25 बार, 25 बार कट जाएगा 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न मेरा क्या है? 17 पुस्तकों का 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? सीधी सी बात है, बहुत ही आसान आंसर है। क्या हो जाएगा? पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? देखो, मुझे एक बात बताऊं आप लोग, ये 720 रुपए में इसने वस्तु खरीदी, बेची। अगर इसके पास 17 पुस्तक 720 रुपए की थी, तो दोस्तों मुझे बताओ 5 पुस्तकों का हानि हुई, यानी कि 5 पुस्तक की हानि हो गई। तो ये जो पुस्तक हो गई, ये तो इसका विक्रय मूल्य हुई। विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर विक्रय मूल्य में हानि हो रही है तो हम क्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं। अगर विक्रय मूल्य में लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य में ऐड कर देते हैं। यहाँ इस केस में उसको हानि हुई है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि प्रत्येक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 1 ही रुपए है, तो यानी कि एक ही यूनिट है, तो एक ही यूनिट 17 यूनिट हो जाएगी पुस्तकों का क्रय मूल्य। उसमें से 5 क्रय मूल्य जितनी पुस्तकों का हानि हो गई, तो बचेंगी कितनी? 12। यानी कि ये जो 720 आ जाएगा, 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 260। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 60। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? आगे की बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, आसिफ जो खुदरा विक्रेता है ने 2 मोबाइल फोन में से प्रत्येक मोबाइल फोन को 6,000 रुपए की धनराशि पर बेचा है। प्रत्येक को 6,000 रुपए की धनराशि पर बेचा है। ध्यान रखना, ये दोस्तों बेचा हुआ है, ठीक है, खरीदा हुआ नहीं है। यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो क्रय मूल्य अलग होगा। उसमें से एक पे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर हानि हुई। कितनी हुई ये हमें नहीं पता, ये हमें बतानी है। तो पूरे लेन देन में दोस्तों उसे 4% की हानि यानी कि घाटा होता है। घाटे पर बेचने वाले मोबाइल फोन की हानि प्रतिशत बतानी है कितनी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है। आपको इसमें क्या करना है, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जब दो चीजों को मिलाकर एक चीज बननी हो, जैसे
इसमें एक फोन पे लाभ हुआ होगा, एक फोन पे हानि हुई होगी, तो ओवरऑल हानि बन रही है। तो इसको केस में हम क्या करते हैं, देखो पहला जो हमारा क्या है, पहला जो हमारा मोबाइल है उस पे 20% का लाभ हुआ। मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए का मोबाइल होगा और भैया वो 6 रुपए का बिक गया होगा। दूसरा मैं कहूं कि भैया एक्स रुपए का मोबाइल होगा और 22 रुपए का बिक गया होगा, तब जाके उस पर कुछ ना कुछ हानि हुई होगी। अब ओवरऑल केस में क्या होता है, ओवरऑल केस में 4% की हानि होती है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, यानी कि 25 रुपए की चीज 24 रुपए में उसको टोटल में बिक रही होगी। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी कि नहीं होगी? यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी, आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब आप सभी लोगों को मैंने बताया था ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हमें करना पड़ता है इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, कोई आसान कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 6 गुणा एक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक्स मान के कर रहा हूं तो ये भी कर सकते हो, नहीं भी मान कर कर रहे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात क्या है, 5/22 है, 5/22 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, रेशियो में आ जाएगी वैल्यू। अब यहां से अगर मैं एक्स रेशियो वाई की वैल्यू निकालने जाऊं, या इतना बड़ा ना करके आप एक काम करो, आप सीधा करो, एक्स वाई को छोड़ ही दो, एक्स वाई को यहां से हटा ही दो। अब हमारे पास सीधी सीधी बात आ गई, कितना हमारे पास पता चल गया भैया, 24 गुणा 25। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये 5 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए में बिकी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, हानि हुई, 1 रुपए की हानि हुई। किस पे हुई, किस पे हुई दोस्तों, ये हुई मेरी किस पे, 5 पे। और मल्टीप्लाई 100, यानी कि जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20% की हानि। यानी दूसरे मोबाइल को 20% की हानि पे बेचा था। अब एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा तरीका अगर मैं आपको और बताऊं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ओवरऑल जब हम किसी भी क्वेश्चन में अगर हम रेशियो का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ आप, एक पे तो 20% का लाभ हो रहा है और ओवरऑल 4% की हानि हो रही है, तो मुझे बताओ ऐसी किस वैल्यू के साथ मुझे 20 की के साथ सक्सेसिव लगाना पड़ेगा जो कि मेरा 4 बन जाएगा। आप सीधी सी बात बताओगे भैया 20 के साथ, देखो 20 की हानि हो रही है, 20 का योग प्लस क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, फिर 20 की हानि हो रही है, फिर 20 की क्या हो रही है दोस्तों, फिर 20 की हानि हो रही है, ये प्लस हो रहा है, ये 20 की हानि हो रही, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 20 कितना हो जाएगा, 400, 400/100। तो ओवरऑल केवल और केवल इसी में ही निकल के आ रही है 4% की हानि। तो 4% की हानि जब ओवरऑल इसी में निकल के आ रही है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, आगे की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न मेरा क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए में का है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना। मुझे बताओ 12% की छूट देने के बाद ही तो विक्रय मूल्य आया होगा, यानी मैं कह सकता हूं भैया 1320 जो वैल्यू है वो मेरी 88% की है, और मुझे निकालनी किसकी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 11 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे भैया 12 बार कट जाएगा टोटल। ठीक है दोस्तों, 8 से अगर मैं काटता हूं इसको, 4 से अगर मैं काटता हूं 3 बार कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 बार, ये 200 अगर मैं और काटता हूं तो कितने बार कट जाएगा, 15 बार, यानी कि 1500 मेरा क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा मेरा आंसर। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, वो क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, आप सभी लोगों को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे ये अब क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर पा रहे हो बिना ही मेरे बताए, तो आप बहुत अच्छी लाइन में हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो। और अगर आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो पहली बात तो आपको सीखना है कि मैं कैसे कराता हूँ क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ इस पे बेस्ड, यानी जैसे ये किस पे है हमारा, ये हमारा डिस्काउंट पे क्वेश्चन है, तो डिस्काउंट का आगे जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा उसको आप बिना मेरे सोल्व करे कर लेना है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 प्रति घड़ी के मूल्य पर आधारित पर घड़ियां बेचता है, यानी कि वो 2,25,900
936 रुपए की घड़ी बेचता है। हालांकि उसे 10% और 20% की दो क्रमागत छूट देनी पड़ती है, तो अंकित मूल्य बताना है। आप मुझे बता सकते हो 10% और 20% की क्रमागत छूट कितनी होगी? भैया आपने बताया था, आपने कई बार बताया है, इसकी जो क्रमागत छूट आती है वो आती है 28%। सीधी सी बात है, जब इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो 28% निकल के आएगा। यानी 28% छूट के बाद ये हमारी वैल्यू आती है। तो अगर ये 2,25,936 जो है, अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा अगर 28% छूट यानी कि 72 के बाद है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। सीधी सीधी 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो ये संख्या 9 से कट जाएगी और ये संख्या मेरी 8 से भी कट जाएगी। 8 ही कम 8 बचेगा कितना? ये 8 ही कम 8, हाँ 8 से भी कट जाएगी, तो यानी कि संख्या पूरी पूरी 72 से कट जाएगी। संख्या देखो पहले हम काटते हैं 9 से। देखो 9 अट्ठे 72 हो जाएगी। नौतिया 9 दूनी, हाँ 9 दूनी 18 होते हैं। बचेगा कितना बताओ? 4, 9 पंजे 45 हो गए, 9 ही कम 9 हो गए और 9 चौक 36 हो गए। 8 से अगर मैं इसको काटने जाऊं तो 8 तिया 24 हो जाएंगे दोस्तों। बचेगा कितना? एक, 8 ही कम 8, बचेगा कितना दोस्तों? 2 बचेगा, नहीं 3 बचेगा, तो 3 बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 8 छंग 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64, यानी जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 313800। 313800 मेरा आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंकित मूल्य पर 15% की नकद छूट देने के बाद एक वस्तु को 850 रुपए में बेचा जाता है। छूट के बिना 25% के लाभ पर बेचने पर क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अंकित मूल्य का 15% छूट देनी है, तो देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, तो 800 जो 50 हो जाएगा मेरा 15% की छूट के बाद, यानी कि 75% की वैल्यू हो जाएगी। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भैया कितना? सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1000। अब हमसे 1000 ही पूछा था, यही तो पूछा है, क्रय मूल्य तो पूछा है। अगर छूट के बिना 25% का लाभ अर्जित करता है, ये तो हमें पता ही नहीं, मतलब कि करता है नहीं करता है, इससे हमें तो कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बताना है कि वस्तु कितने क्रय मूल्य में बेची जाएगी, तो वस्तु बेची जाएगी 1000 रुपए में। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है मेरा, जब 5500 के मूलधन को सालाना 30% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करनी है, कितनी होगी? मुझे बताओ, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है 8 महीने के बाद कितना मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, बात आगे समझ में। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा ब्याज होता है वो सीधी सी बात है कि PRT% होता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का RT% होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट RT% ही निकाल लेता हूं, यानी कि 3 गुना, 8 महीने की बात हो रही है तो 8/12 कर दूंगा, इसको कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2% बच जाएगी बात। तो 80% तो निकल के आएगा, वो 2% निकल के आएगा। यानी अगर मैं बात करूं कितना लाभ होगा मुझे, कितना मुझे क्या होगा, अब ब्याज अर्जित होगा, तो वो 2% हो जाएगा क्रय मूल्य का। अब क्रय मूल्य का 2% अगर मैं निकालने जाऊं तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। देख लो आप, 55 की दोगुना से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 110। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कहता है? प्रश्न कहता है, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है, देखो दोस्तों 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है यानी कि 2 गुना मुझे क्या मिल रहा होगा? 2 गुना मुझे मिल रहा होगा भैया ब्याज। भाई कोई वैल्यू अगर P थी और P में वो 3 गुना हो जाएगी, यानी 3P हो जाएगी, तो मुझे ब्याज तो 2P मिलेगा। 1P तो मेरा मूलधन था, 2P ब्याज जुड़ गया, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3P, यानी कि 3 गुना प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। तो 2P मुझे ब्याज मिल जाएगा, और P क्या है? P मेरा मूलधन है। 18 वर्ष की बात हो रही है, R हमें यहां से निकालना है, मल्टीप्लाई 100, सॉरी अपॉन 100। R की वैल्यू निकालनी, तो R की वैल्यू निकालने के लिए देखो कितनी बार कर जाएगा? ये 19 बार कर जाएगा, यानी कि
मैं कह सकता हूं कि 100/19% मेरा क्या हो जाएगा, 19% मेरा आर की वैल्यू हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि अपने आप की 19 गुना हो जाती है। अगर कोई धनराशि अपने आप की 19 गुना हो रही है तो दोस्तों मुझे सीधी सी बात पता है कि 18 गुना उससे क्या मिल रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा। पी इंटू कितने समय की बात चल रही है, कितने समय में हो जाएगा, यानी कि आर जो है मेरा ये इतना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई टी की हमें बतानी है बात, बटे 100, ठीक है। अब देखो पी से पी कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 19 की मल्टीप्लाई 18 में हो जाएगी, यानी जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो 18, 18 गुना 19 आ जाएगी। 18 गुना 19 का मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल यही है, यानी कि 16, यानी कि 162 क्या हो जाएगा, 162 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई निश्चित राशि कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है। यदि यह 5% अधिक दर पर दी जाती तो 600 रुपए अधिक ब्याज अर्जित होता। मुझे एक बात बताओ आप दोस्तों, मुझे आप एक बात बताओ, अगर संख्या किसी एक स्पेसिफिक ब्याज दर पर दी जाती है तो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट का उतना ब्याज नहीं निकलेगा, यानी कि साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में सीधी सी बात है, एक निश्चित राशि मान लो पी है, ये मेरी 25% के ब्याज दर पे जा रही है 2 साल के लिए, तो इसका मुझे ब्याज कितना मिलेगा, सीधी सी बात है, इसका मुझे 50% ब्याज मिलेगा, यानी कि पी का 50%। और अगर मैं कहने लगूं कि ये मेरे 5% अधिक में जा रही है, तो 5% अधिक में अगर जाएगी तो दोस्तों देखो कितना आएगा, कितना आएगा, सीधी सी बात है, देखो 25 और 5 30, और 30 दूनी कितने होते हैं, 60% आ जाएगा। या यहाँ कितना आ रहा था, 50% आ रहा था, यहाँ 5% अधिक ब्याज दर देने पे 60% आ रहा है। तो सीधा सीधा मुझे यही तो पता चल रहा है कि भैया अगर मैं उस टाइम में उस अधिक प्रतिशत जो दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो उतना ही बढ़ रहा है, यानी कि 10% बढ़ रहा है, तो यहां भी तो 10% बढ़ेगा। तो सीधी सी ये बात कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, कि अगर वो 2% क्या करता है, अगर वो 5% बढ़ा देता है तो 15 वर्ष में, तो वो कितना बढ़ा देगा 3 वर्ष में, 3 वर्ष में बढ़ा देगा भैया वो 15%। और 15% की वैल्यू मुझे दे रखी है दोस्तों 600 रुपए, ठीक है। मुझसे पूछा गया है कि उसमें ब्याज धनराशि बतानी है, तो 15 चौका 60 होते हैं, यानी मुझे सीधी सीधी बात पता चल गई, 100% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है दोस्तों 4000, यानी जो मेरी धनराशि होगी वो होगी 4000। बात आ गई समझ में। अगले प्रश्न पे अगर मैं चलता हूं तो बात क्या कहते हैं, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 वर्ष के में ब्याज के वार्षिक 3 वर्ष पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि राशि कितनी हो जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी, एक तो मुझे कंप्लीट अमाउंट यानी कि अमाउंट पूछा है, यानी कि मिश्र धन पूछा है, और ब्याज पूछा है यानी कि सीआई पूछा है। सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ, अगर हम क्या करते हैं, जब भी हम एसआई निकालते हैं तो सक्सेसिव लगाते हैं। 2 वर्ष का 3% मुझे लिखना है, 2 वर्ष के लिए 3% ब्याज दर है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं पहले वर्ष 100 से कितना हो रहा होगा, 103 हो रहा होगा, दूसरे वर्ष भी भैया 100 से कितना हो रहा होगा, 103 होगा। मुझे सीधी सी बात पता है, 100 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 10,000, और 103 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 10,609। तो आंसर आपके सामने है, 10,000 से ये 10,000 कट जाएगा डायरेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 609। अब 609, सॉरी, 10,609, 10,609 में 10,609 तो मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 609 ब्याज हो जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, तो वो क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। देखो आप मुझे बताओ, 1 वर्ष तो मेरा अलग है, 9 महीने अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए तो हमारा कितना वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 महीने के लिए हमें ब्याज दर निकालनी है कितनी, मुझे बताओ, 10% ब्याज दर जो है वो भाई 12 महीने के लिए है, 9 महीने की मुझे बात करनी है,
ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि ये हो जाएगा 30/4। और 4 से अगर मैं इसको काटने जाऊं तो 7.5% आएगा। अब 7.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू? 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 75/1000। और 25 या 75, 25 चौका 100, या मैं कह सकता हूं दोस्तों 3/40। यानी 3/40 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3/40 का मतलब क्या हो जाएगा, 40 से वैल्यू कितनी हो रही है, 40 से वैल्यू 43 हो रही है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 400। 11 या 33, 11 चौक कितने होते हैं, 44। 44 और 3 कितने होते हैं, 47। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं ये जो मेरा आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा मिश्र धन। और यहां से अगर मैं आपको बात बताना चाहूं तो दोस्तों 73 रुपए का मेरा ब्याज मिल जाएगा। अब ये 73 रुपए का ब्याज 1460 के बराबर है। आप बोलोगे भैया पूरा पूरा 20 गुना है। अब अगर ये पूरा पूरा 20 गुना है तो मिश्र धन भी तो पूरी पूरी 20 गुना होगी, सॉरी मूलधन भी। यानी कि 400 का अगर मैं 20 गुना निकालने जाऊं तो कितना आएगा, 8000 मेरा आंसर आ जाएगा। बात बिल्कुल समझ में आई होगी। पहले ब्याज दर मेरी कितनी दर की, 10%। तो ये तो वार्षिक ब्याज दर है, तो हमें 9 महीने की भी निकालनी पड़ेगी। तो एक तो इसके साथ लगाएंगे रेशियो, एक लगाएंगे इसके साथ, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, 40 से 43 हो जाएगा। ये आती है प्रिंसिपल अमाउंट, ये आती है अमाउंट, और ये निकल के आता है सीआई। 73 सीआई निकल के आया, 73 वैल्यू दे रखी है। यहां से हम मिश्र धन की, सॉरी मूलधन की वैल्यू निकाल देंगे। आगे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, वो प्रश्न क्या कहता है, 2 वर्ष के लिए 22,000 की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर कितना है? कितना है दोस्तों, 220 है। तो सीधी सीधी बात है, 220। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस आई माइनस सी आई, सॉरी सी आई माइनस एस आई, 2 साल 2 ईयर के लिए, बट R/100 की पावर 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप अगर मुझे बताओगे तो सीधी सी बात है यार दोस्तों। देखो आप मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट अगर ये निकाल देता हूं, मैं डायरेक्ट 220 की वैल्यू निकाल देता हूं। 220 कितने प्रतिशत है इसका, मल्टीप्लाई 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 22 से कट जाएगा एक बार। आप मुझे बताओ एक बार 1% कब आता है उसका अंतर? यानी अगर मैं कहूं कि सीआई मेरा, अगर परसेंटेज दर मेरी 10% है, तो वो 2 साल में एसआई तो बन जाएगा 20%, और सीआई बन जाएगा दोस्तों वो कितना, सीआई बन जाएगा 21%, क्योंकि उसमें क्या लगता है, सक्सेसिव लगता है। यही तभी तो हमारा 1% का अंतर आएगा। तो 1% का अंतर किस में आ रहा है, 1% का अंतर आ रहा है डी में। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो देखो रेशियो का प्रश्न है हमारा। रेशियो का क्या कहता है, प्रश्न कहता है एक अनुपात ए अनुपात बी प्लस अनुपात इतना है, सी अनुपात ये इतना है, ये अनुपात इतना है। ये पूछा गया है शायद हमसे। हाँ ये हमसे पूछा गया है। देखो प्रश्न देखो बहुत ही मजेदार है। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो कितना आएगा, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना आएगा दोस्तों, बराबर 12 आ जाएगा। जाहिर सी बात है। अगर मैं इनको सबको जोड़ देता हूं तो कितना आएगा, ये भी सी प्लस के ए प्लस के बी आएगा। ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 24 आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो रही है, 12 हो रही है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 24 हो रही है। यानी इसको मुझे 2 गुना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 गुना करूंगा तभी तो जाके मेरी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा। इसको अगर 2 गुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो सीधी सीधी बात है कि जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3 दूनी 6। और बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 9 दूनी 18। अब यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10, और ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 14। सीधी सी बात है, अगर मैं इसमें से 10 माइनस करूंगा तो बी की वैल्यू भी निकल जाएगी मेरी 8। तो सब की वैल्यू मेरे पास आ गई। ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, और सी की आ गई। मैंने क्या किया, मैंने बस जो रेशियो है ना उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। वो कन्वर्ट कब होगा, जब दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। जब दोनों की दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही होंगी तो सीधी सी बात है, मेरा जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी है, 8 है। 8 रेशियो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस सी हो जाएगी, तो तुम्हारी कितनी, 16 हो जाएगी। तो यानी मैं कह सकता हूं 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। 1/2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अगली बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है? जब विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल 150 मार्क्स हैं। यदि जीव विज्ञान के एक तिहाई अंक अंग्रेजी के अंक के आधे के बराबर है, जीव विज्ञान के एक तिहाई, मैं जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोल देता हूं, और उसका एक तिहाई यानी कि 1/3 बराबर किसके है दोस्तों? बराबर है आधे के अंग्रेजी के, यानी कि अंग्रेजी को मैं ई बोल देता हूं और इसके आधे के बराबर है। यहां से मुझे बायोलॉजी और इंग्लिश का क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। आप बोलोगे भैया हाँ आसानी से मिल जाएगा, वो आ जाएगा 3:2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी, तो 3:2 आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 3:2 यानी कि 5 यूनिट, और 5 यूनिट की जो वैल्यू मुझे दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 150। ये पूछ क्या रहा है? तो जीव विज्ञान में अंक बताने कितने, जीव विज्ञान में अंक कितने हैं? 3 है। तो 5 की वैल्यू 150 है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 का, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी कि कितने आ जाएंगे बायोलॉजी में अंक? बायोलॉजी में अंक आ जाएंगे दोस्तों 90। तो आंसर मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे अगर हम चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही आसान, बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है, बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रश्न कहता है यदि एक राशि को a प्लस ए सी ए बी सी में विभाजित किया जाता है, यानी कि ए बी और सी में इस तरीके से क्या किया जाता है, इस तरीके से मेरा क्या किया जाता है, वितरित किया जाता है। जो अनुपात है इनका 12:13:14 है। यदि सी वी को अपने हिस्से का 150 रुपए दे देता है, अगर बी और सी को अपने हिस्से का 150 रुपए दे देता है, तो उसमें फिर उनका अनुपात बन जाता है 12:14:13। मुझे आप एक आसानी सी बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। देखो आपको एक आसानी सी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्या समझ में आ रही होगी? चेंज जो आया है, रेशियो में चेंज केवल और केवल बी और सी में आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि सी और बी में ही चेंज दिया हुआ है हमें, ये सी और बी में ही चेंज दिया हुआ है दोस्तों। हमसे बोला है कि सी बी को अपने हिस्से का कितना अधिक दे देता है, 150 रुपए अधिक दे देता है। तो चेंज जो आएगा वो किस में आएगा? वो तो चेंज इसमें ही आएगा हमारा, बी और सी में ही। तो आप देखो एक बात मुझे बताओ, आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, देखो सी को क्या मिल, सी अपना हिस्से का दे रहा है, तो सी अपने हिस्से का दे रहा है, यानी कि इसका 1 यूनिट कम हो रहा है और इसका 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये तो सीधी सीधी बात है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो मुझे दे रखी है 150, और मुझे टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल क्या हो जाएगा? टोटल इनको ऐड कर दो, देखो ये भी 13 हो जाएगा, इसको भी 13 बना दो, 13 × 39 गुणा 39। अब 39 क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, 39 क्या हो जाएगा? 13 का मल्टीपल, यानी 13 का मल्टीपल। अब मुझे आंसर में क्या फाइंड करना है? आंसर मुझे फाइंड करना है 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 × 4 = 52, बचेगा कितना दोस्तों? 6 बचेगा, 13×5 = 65। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, क्या? ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, 7 गुने के बराबर है। तो 2,75,000 रुपए का वार्षिक ब्याज में ए का हिस्सा बताना है। जाहिर सी बात है, जो इनका ब्याज, जो इनका लाभ होगा वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा। मुझे बताओ इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? ए द्वारा निवेश की गई राशि बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 7 गुना है, यानी कि 7:1 है। तो सीधी सी बात है 8 हो जाएगा। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है दोस्तों, बटे 8 यूनिट, और मल्टीप्लाई करनी है 7 के, 7 का जो भी मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 7×21 बचेगा कितना? 3, 7×4 = 28 बचेगा कितना? 3, 7×28 बचेगा कितना? 4, 7×42, यानी कि ये हमारा 7 से निकट रहा है। 7×21 बचेगा 3, 7×28 बचेगा 2, 7×21 बचेगा 5, 7×7 = 49 बचेगा 3, 7×5 = 35। ये हो जाएगा मेरा आंसर, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यही मेरा 7 का मल्टीपल है। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है 3 साझेदार ए बी सी कुल धनराशि 36,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को
इतने हजार और सी को इतने हजार लाभ के रूप में मिलते हैं। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितना राशि निवेश की गई थी, इस पे हमें बात करनी है। देखो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, सीधी सी बात है, जो मेरा लाभ होगा वही मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। जो लाभ का रेशियो मेरा होगा दोस्तों वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। लाभ का रेशियो निकाल दो आप, ये हो जाएगा 26,000, या मैं 26,260 से लेके चलता हूँ, 2 जीरो हटा देता हूँ बाद के, 208 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 312। ठीक है। अब अगर मैं इसको और काटना चाहूं, 4 से कट जाएगा, देखो 4 से काटूं, 4 छंग 24, 4 पंजे 20 हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, और कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 छंग 78। यानी जो मेरा रेशियो आ जाएगा वो रेशियो आ जाएगा 5:4:6। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही होगा। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही होगा, टाइम क्योंकि कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है ना, सबने 1 साल के लिए किया है, तो यही रेशियो मेरा इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की टोटल यूनिट कितनी आ रही है, 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 36,000। यहां से मुझे कितना निकालना है, ए और सी के कुल मिलाकर बताना है। ए और सी का कुल मिलाकर कितना है, 11 है। 11 की वैल्यू बतानी है मुझे, मल्टीप्लाई 11 से कर देनी है। 15 से काटूंगा कितनी बार, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। 11 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4, 22 और 4 26। यानी मैं कह सकता हूँ 26,400 मेरा क्या हो जाएगा, 26,400 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न हमें कहता है 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% क्या है, पानी है। एक नए मिश्रण में जल को 30% बनाए रखने के लिए और कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये हमें बात बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, उस पे हमें बात करनी है। प्रश्न क्या है, आप मुझे बताओ, जितना मेरा मिश्रण पहले था उतना ही मिश्रण अब होगा। यानी अगर मैं कहूं कि देखो आप क्या करोगे, आप लगा लो इसमें, आप लगा लो इसमें जल के ऊपर क्या, जल की परसेंटेज पे आप वो लगा दो वैल्यू, सॉरी जल की परसेंटेज पे नहीं, जो वैल्यू मेरी बकायदा बनी रहेगी वो क्या, कौन सी बनी रहेगी दोस्तों, वो बनी रहेगी दोस्तों मेरी किसकी वैल्यू, देखो जल में परिवर्तन हो रहा है, पहले 25% अब 30% हो रहा है, तो यानी जो दूध है, दूध तो अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, तो दूध में आप इसको लगा दो क्या। मुझे बताओ अगर मैं 25% दूध, 25% क्या है मेरा, 25% पानी है, तो यानी 125 का 75% मेरा क्या होगा दोस्तों, 75% दूध होगा। अब जब दूध पहली बार में भी बराबर होगा, अगली बार में भी बराबर होगा, यानी कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें भी दूध बराबर होगा, क्योंकि मिला तो पानी रहे हैं ना, मिला तो पानी रहे हैं। क्वांटिटी जो मिल्क की क्वांटिटी है वो पहले भी सेम थी, बाद में भी सेम है, तो बाद में कितनी मिल्क की क्वांटिटी बचेगी दोस्तों, 30% मिल्क, 30% पानी है, तो यानी कि 70% मेरा क्या हो जाएगा, 70% मिल्क हो जाएगा। कितना, 125 में जब मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं, जल ऐड कर रहा हूं, मान लो x के बराबर। ठीक है, 1000 से ये, सॉरी 100 से 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरा 14 बार, और ये कट जाएगा मेरा 15 बार। ठीक है दोस्तों, 15 पंजे कितना हो जाएगा, या एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 15 से कर देते हैं, और बराबर ये हो जाएगा 14 गुणा कितना, 125, और प्लस हो जाएगा 14x। अब इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो 125 बचेगा, सीधी सी बात है, 125 बराबर 14 गुणा x हो जाएगा। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा, 14 अट्ठे 112 होते हैं, 14 नंबर 126 होता है, तो 14 अट्ठे 112 होगी, तो लगभग लगभग 8.9 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो 8.9 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या कहता है, एक पात्र में 63 लीटर सेव रस और पानी का मिश्रण है। सेव रस और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और 6 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में सेव रस का लगभग लगभग कितने प्रतिशत होगा। आप मुझे बताओ, 63% मिश्रण है, उसमें से मुझे 14% मिश्रण निकाल लिया गया है, तो मिश्रण जो बचेगा मेरा दोस्तों वो कितना बचेगा, 49 बचेगा। अब 49 लीटर मिश्रण में भी 3:4 के अनुपात में क्या है,
सेब का रस और पानी का रस है, तो आप मुझे बताओ 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। और यहां से अगर मुझे 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 7 चौक 28 आ जाएगा। यानी 21:28, या मैं कह दूं 21 लीटर और 28 लीटर के हिसाब से मेरा सेब रस और पानी है। अब इसमें पानी मिलाया जा रहा है दोस्तों, कितना पानी मिलाया जा रहा है? 6 लीटर। इसमें मैं 6 लीटर ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 21 लीटर सेब रस हो जाएगा, और 6 और 8 34 लीटर मेरा क्या हो जाएगा? 34 लीटर हो जाएगा दोस्तों मेरा पूरा पूरा क्या? पूरा पूरा हो जाएगा मेरा पानी। अब मुझे बतानी है इसमें सेब रस की परसेंटेज, तो सेब रस कितना है? 21 है, टोटल कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100%। देखो, ये 11 बार कर देगा, ये 20 बार कर देगा। अब मुझे बताओ, अगर ये 22 होता तो 2 बार कर जाता, यानी कि 40 के आसपास जाएगा आंसर। तो 40 के आसपास एक ही ऑप्शन है, वो है सी, सॉरी ए ऑप्शन, यानी कि 38%। आगे की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न जो है मेरा, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में ए बी के अंक क्रम से 72, 70, 80, 90 और एक्स थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत 80 है, तो सो गणित में जो अंक है ए बी के कितने हैं ये बताने हैं, यानी कि बाद वाले अंक मुझे बताने हैं एक्स की वैल्यू। देखो, एक के पास तो एक में तो है उसके 72 अंक, एक में है उसके 70 अंक, एक में उसके 80 अंक है दोस्तों, और एक में उसके पास कितने अंक है? एक में उसके पास 90 अंक है दोस्तों, और एक में उसके पास एक्स अंक है। ये हमें बताने, एक सेकंड में मुझे टाइम देंगे प्लीज। हाँ जी दोस्तों, तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि एक्स, यानी कि इसमें गणित में उसके अंक कितने थे। तो मुझे बताओ, औसत कितना है? 80 है। अगर मैं औसत 80 लिखता हूं तो सीधी सी बात है, औसत क्या होता है? जो टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो 80 और 90 कितने हो जाएंगे? 80 और 90 हो जाएंगे 170। 170 में अगर मैं 70 जोड़ता हूं तो 240 हो जाएंगे। 240 में अगर मैं 70 जोड़ता हूं तो कितने हो जाएंगे बताओ? 240 में अगर मैं 70 जोड़ता हूं तो 310 हो जाएंगे। अब 310 में 2 जोड़ दो, यानी कि 312 हो जाएंगे। 312 प्लस के एक्स बटे कितने ऑब्जर्वेशन है दोस्तों? 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर 80 हो जाएगा। तो जो x की मेरी वैल्यू आ जाएगी 8 पंजे 40, 40 में से कितना निकालना? 312 निकालना है। 400 में से 312 अगर मैं निकालता हूं तो 88 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 88 मेरा क्या आ जाएगा? 88 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न क्या है? दीपिका 10 रुपए, 20 रुपए और 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगातार 3 वर्ष तक एक दूध खरीदती है। वह हर वर्ष अगर 8,000 रुपए खर्च करती है तो दूध की औसत लागत प्रति वर्ष कितनी होगी ये बतानी है मुझे। मुझे बताओ, पहले वर्ष उसने 10 रुपए लीटर दूध खरीदा, तो पहले वर्ष उसने कितने लीटर दूध खरीदा होगा 8,000 में? सीधी सी बात है भैया, 800 लीटर दूध खरीदा होगा। दूसरे वर्ष 20 रुपए के हिसाब से उन्हें 400 लीटर दूध खरीदा होगा। तीसरे वर्ष 40 रुपए के हिसाब से उन्हें 200 लीटर दूध खरीदा होगा। यानी जो टोटल दूध है हमारा, वो कितने लीटर खरीदा गया? वो खरीदा गया भैया 1400 लीटर। अब 1400 लीटर दूध खरीदा गया कितने रुपए में? खरीदा गया भैया 8 या 24 में, क्योंकि प्रति वर्ष 8,000 है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 वर्ष में हो जाएगा दोस्तों कितना? ये मुझे 24,000, यानी कि 24,000 रुपए में 1,400 रुपए का दूध खरीदा, 1,400 लीटर दूध खरीदा गया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कहने का मतलब इतना है, देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो 800 लीटर दूध हमारा खरीदा गया पहले साल में, दूसरे साल में 400 लीटर खरीदा गया, तीसरे साल में 200 लीटर, तो टोटल जो 3 लीटर में 3 साल में दूध खरीदा गया, वो खरीदा गया 114 लीटर। 1,400 लीटर दूध खरीदा गया। पहले साल 8,000 रुपए लगे, दूसरे साल भी हर साल, क्योंकि 8,000 रुपए लग रहे हैं, तो 3 साल में कितने रुपए लग गए होंगे? 3 साल में लग गए होंगे दोस्तों 24,000 रुपए। तो ये कहना चाह रहा है कि 24,000 रुपए में मुझे 1,400 लीटर दूध मिला। तो प्रति वर्ष कितने के औसत से दूध मिला होगा? तो इसको बस इसको डिवाइड कर देंगे। देखो,
14 सत्ती कितने होते हैं? 14 कम 14 बचेगा कितना? 10 हो जाएगा मेरा 100। तो 14 सत्ते 98 होते हैं, यानी कि 17 के आसपास आएगा। 17 के आसपास एक ही आंसर है बी। 17 रुपए 14 पैसे रुपए का हमारा दूध आया होगा हर महीने। सॉरी, एवरी डे जो हमारा दूध का जो हमारा रेट होगा वो इतना होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। 26वां क्वेश्चन है, 24 कर्मचारियों और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु कितनी है? वो है 41 वर्ष। यदि सुपरवाइजर की आयु हटा दी जाती है दोस्तों तो 0.75 की कमी आ जाती है। 0.75 वर्ष की कमी आ जाती है सुपरवाइजर की आयु बतानी। मुझे बताओ, अगर सुपरवाइजर को हटा दिया गया और औसत आयु में कमी आ जाती है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो औसत आयु है उससे तो अधिक ही उसका क्या होगा, उससे तो अधिक ही उसकी आयु होगी। सीधी सीधी बात यही तो कहती है। मान लो 3 आदमी है, 3 आदमी का जो औसत वजन है वो 30 वर्ष है। उसमें से एक आदमी को निकाल दिया गया। अब उस आदमी का वजन क्या था? उस आदमी का वजन निकाल दिया गया तो औसत वजन 2 किलोग्राम से कम हो गया, यानी कि 28 बचा। अब तो दोस्तों जो दूसरा आदमी तीसरा आदमी निकला होगा उसका वजन 30 वर्ष से तो अधिक होगा ना, तभी तो वो और के वजन भी लेके जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, हमें वजन बताना सुपरवाइजर का कितना होगा। तो सुपरवाइजर का वजन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, हमें जो करना पड़ेगा वो देखते हैं। मुझे बताओ, अगर 0.7 वर्ष कम हो रहा है, अगर इतने साल कम हो रहा है तो यानी कि 24 में कितना कम होगा? 24, क्योंकि हर एक में इतना कम होगा। औसत वजन इतना कम हो रहा है यानी कि 24 के 24 में इतना कम होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 24 में कितना कम हो जाएगा? 24 दुगुना इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो? 24 की ये 3/4 होता है, 4 से कितनी बार कट जाएगा? 6 36 18, यानी कि 18 वर्ष क्या आ जाएगा? 18 वर्ष अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 41 वर्ष में 18 वर्ष अधिक इसका वर्ष होगा, अधिक इसकी आयु होगी, यानी कि 59 साल इसकी आयु होगी। तभी जाके ये अगर इसमें से निकलेगा तो इसका 0.75 वर्ष औसत में से कम हो जाएगा। बात आगे समझ में? तो ए मेरा ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। जो मेरा कर्मचारी जो सुपरवाइजर होगा वो 41 वर्ष से अधिक होगा। वो कितना अधिक होगा ये डिपेंड करता है कि वो सारे के सारे औसत में से कितना कम कर पा रहा है। वो कम कर पा रहा है 0.75। अब 0.75 कम कर पा रहा है कि औसत में से, और औसत का मतलब है कि सब में से 0.75 कम कर पा रहा है। तो यानी कि 24 में कितना कम कर पाएगा? 24 में कम कर पाएगा 18 वर्ष का। यानी कि 41 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 41 प्लस 18 हो जाएगा 59। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा मेरा ये 59 वर्ष। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 1140 दिनों में, बी उसी कार्य को 2228 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 1140 में। बी उसी कार्य को कितने में करता है? 2228 में। टोटल कार्य मैं मान लेता हूं 2280, क्योंकि इसका 2 गुना है, इसका 1 गुना है। यानी मैं कह सकता हूं 2280 बटे 3, क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 और 6, यानी कि 2 7 21 7 18, यानी कि 76, यानी कि 760 वर्ष में 760 दिनों में ये दोनों इस काम को मिलाकर कर देंगे। बात आ रही समझ में? आप सोच रहे होंगे भैया इतने इजी इजी क्वेश्चन क्यों ला रहे हो? क्योंकि हम लेवल बढ़ाएंगे। हम लेवल ना शुरू से बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर आगे को लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, जो अगला प्रश्न है मेरा वो क्या है? अगला प्रश्न है मेरा, ए बी सी क्रम से 729 486 1458 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? एक साथ कार्य करते हुए। मुझे बताओ, ए उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 729 दिनों में। ठीक है। बी उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 486 दिनों में। और सी उस कार्य को कितने दिनों में करता है? 1458 दिनों में करता है। मुझे बताओ, इसका एलसीएम ले लूं अगर मैं 1458, बिल्कुल आ सकता है। ये इससे कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा कितना? देखो 3 बार कट जाएगा।
6 18 होते हैं तो 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 बार। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि 1458 जो मेरा काम है, वो 3 यूनिट के 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6 यूनिट से हो रहा है। 6 यूनिट से अगर ये काम हो रहा है दोस्तों, तो कितने दिनों में होगा? 6 दूनी 12 बचेगा कितना? 2 6 चौक 24 6 तिया 18 यानी कि 243 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। डी मेरा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, वो प्रश्न क्या कहता है मेरा? अगला प्रश्न कहता है ये, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, P और Q एक कार्य को 9 दिनों में, ठीक है, P प्लस Q क्या होता है? P प्लस Q एक कार्य को 9 दिनों में करते हैं। Q प्लस R, Q प्लस के R उस कार्य को 12 दिनों में करते हैं। P प्लस के R उस कार्य को कितने? 18 दिनों में करते हैं, ठीक है। उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि P Q R S एक साथ मिलकर तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? पहले क्या कर लेंगे हम? इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम अगर मैं 36 लेना चाहूं तो सबसे कट जाएगा, लेकिन 36 क्या होगा? 36 ना लेके हम इसका एलसीएम लेते हैं 72। वो बताऊंगा क्यों लिया हमने 72, इसलिए लिया क्योंकि हमारा इन सबको ऐड करने के बाद, जो इनके सबकी वो ऐड करने के बाद क्षमता एक इवन डिजिट आनी चाहिए, तभी तो देखो बताता हूँ। 9 से कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। 12 छंग 72 होते हैं, 18 चौक 72 होते हैं। इन सबको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो 18 आएगा। अब ये 18 जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर। अब इसलिए पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू एक यूनिट आएगी, यानी कि एक पूर्ण अंक आएगी, वो आएगी 9। इसलिए मैंने इसको क्या लिया? इसलिए मैंने इसको लिया 72। अगर मैं 18, अगर मैं कितना लेता 36, तो यहाँ था 9, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 4.5 आती। तो उसमें फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब ये काम कितना कराना है? काम सबके साथ कराना है, तो सबकी यूनिट कितनी है? 9 है। 9 है ना, तो 9 से इसको डिवाइड कर दो, बस 8 आंसर आ जाएगा। सबका जो काम का क्षमता है वो एक दिन में 9 है, तो यानी कि 8 मेरा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न क्या कहता है? पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भरता है और पाइप बी उसी टैंक को 1398 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली पाइप कितने मिनट में भरा जाएगा? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ए किसी पाइप को, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ए किसी पाइप को 699 मिनट में, बी उसी पाइप को दोस्तों कितने? बी उसी पाइप को 1398 मिनट में भरता है। इसका अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं तो एलसीएम आ जाएगा मेरा ये, यानी कि पाइप की क्षमता मैंने ये मान ली, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। तो सीधी सी बात है, 3 यूनिट से काम कराना है, कितने दिनों में हो जाएगा बताओ? 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 3 चौक 12 हो जाएंगे, 3 चौक हो जाएंगे 12, और 3 चौक 12 हो जाएंगे, बचाएगा 3 छंग 18 और 3 छंग 18, यानी कि 466 दिनों में काम हो जाएगा मेरा पूरा। 466 दिनों में मेरा काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को क्या करना है, इस 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ ही ये भी बताना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे एसएससी वगैरह, जो सीडीएस एसएससी वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी ऐड करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कितने आपके मार्क्स आए हैं 30 में से, वो आप मुझे बताओगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे, और इसकी पीडीएफ, जो कंबाइंड पीडीएफ है, ये बोर्ड पीडीएफ में आपको किस में प्रोवाइड करा दूंगा? टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से इसको ले लेना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, और कल की क्लास जो होगी वो हमारी एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट नंबर 3 होगी, और जो परसों की क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी लोगों को क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।